हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। तो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड इसकी जो है अभी हम फर्स्ट बुक ही कवर कर रहे हैं। टोटल 2 बुक्स हैं क्लास 11th में आपकी, राइट। तो अभी हम फर्स्ट बुक ही इसकी कवर कर रहे हैं। तो हमने जो है अभी 12 चैप्टर को जो है कवर करना स्टार्ट किया था। एंड जिसमें जो है हम कॉपिन स्कीम जो है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट की, वो हमने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो अभी हमने जो है इसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में जो है कवर करना स्टार्ट किया था कि रिसेंटली जो है क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है, क्या इसके रीजन है। तो पीछे की अगर हम बात करें, कुछ हजार साल पहले जो है हमारी जो धरती है वो क्या चीज फील करती है कि एक तरह से वेरिएबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। एक पीरियड जो है यहाँ पे धरती पे आता है, कोल्ड पीरियड होता है। एक पीरियड जो होता है यहाँ पे वो वार्म पीरियड होता है। तो ये जो है ऑल्टरनेट जो है एक तरह से क्लाइमेट धरती जो है वो फील करती है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे कवर किया था। तो इसी चीज को जो है आगे हम यहाँ पे आज कंटिन्यू करेंगे। एंड 12 चैप्टर जो है वो आज हमारा यहाँ पे टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ओके। सो क्लाइमेट इन द रिसेंट पास्ट। तो अभी हम रिसेंट पास्ट की बात कर रहे थे कि हमें किस तरह का क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि क्लाइमेट में जो वेरिएबिलिटी है वो हर समय आपको देखने को मिलती है। तो अगर हम 90s की बात करें, जो 90s की डिकेड थी, राइट, वहां पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने को मिले थे। जो 1990s की अगर हम बात करें तो वार्मेस्ट टेम्परेचर था यहाँ पे 1990s में पूरी सेंचुरी का। एंड उस समय में कुछ हमें जो है बहुत ही वर्स्ट फ्लड्स जो है अराउंड द वर्ल्ड वो भी देखने को मिले थे। ओके। सो द वर्स्ट डिवास्टेटिंग ड्राउट जो है, सूखा भी हमें यहाँ पे देखने को मिला था। कहाँ पे? साहेल रीजन में, सहारा डेजर्ट के साउथ पे, राइट, 1967 से 77 के बीच में। एंड अगर 1930s की बात करें तो साउथ वेस्टर्न ग्रेट प्लेन्स जो है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के, वहां पे भी हमें जो है बहुत ही जो है ड्रॉट देखने को मिला था, जिसे हम डस्ट बाउल के नाम से जानते हैं। ओके। तो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं क्रॉप यील्ड या फिर क्रॉप फेलियर्स के, फ्लड्स के, या फिर पीपल्स के माइग्रेशंस के, वो हमें ये जो है बताते हैं कि एक तरह से क्लाइमेट में चेंज यहाँ पे हुआ था। उन्हीं की इफेक्ट्स की वजह से जो है लोग यहाँ से मूव करते हैं, या फिर जो भी फेलियर हुई थी क्रॉप की या फिर क्रॉप यील्ड जो हुई थी। ओके। सो नंबर ऑफ टाइम जो है यूरोप की अगर हम बात करें तो वहां पे वार्म, वेट, कोल्ड एंड ड्राई पीरियड्स जो है वो देखने को मिले हैं। एंड सिग्निफिकेंट एपिसोड्स जो थे वर दी वार्म एंड ड्राई कंडीशंस इन द 10th एंड 11th सेंचुरी। 10th एंड 11th सेंचुरीज में जो है वार्म एंड ड्राई कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जब विकिंग्स जो थे, एक ट्राइब थी वहां की, वो जो ग्रीनलैंड में सेटल हुए थे। ओके। तो यूरोप ने जो है एक लिटिल आइस एज भी विटनेस किया था 1550 से लेके 1850 के बीच में। एंड फ्रॉम अबाउट 1885 से 1940 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टेम्परेचर जो था उसने अपवर्ड ट्रेंड जो है, मीन टेम्परेचर जो बढ़ना जो है वो स्टार्ट हुआ था। एंड अपवर्ड ट्रेंड जो है वो यहाँ पे फील किया था। सो आफ्टर 1940 जो रेट ऑफ इंक्रीज था यहाँ पे टेम्परेचर में, राइट, वो फिर क्या हो गया, थोड़ा सा स्लो डाउन होना स्टार्ट हो गया था। तो क्लाइमेट चेंज के कॉजेस की बात कर रहे थे, क्या कारण होते हैं, ये क्लाइमेट चेंज होता क्यों है, राइट। तो कई कारण हैं इसके। तो इन्हें हम जो है एक तरह से एस्ट्रोनॉमिकल या फिर टेरेस्ट्रियल कॉजेस बोल सकते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो सोलर की आउटपुट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं विद द सनस्पॉट एक्टिविटीज, राइट। सनस्पॉट जो होती है डार्क एंड कूलर पैचेस होते हैं ऑन द सन, जिसकी वजह से क्या होता है, विद जो इंक्रीज एंड डिक्रीज होते रहते हैं इन द साइक्लिक मैनर। ओके। एंड अकॉर्डिंग टू सम मेट्रोलॉजिस्ट जो है, जब यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ सनस्पॉट्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो कूलर एंड वेटर वेदर जो है, राइट, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है धरती पे। सो अ डिक्रीज इन सनस्पॉट नंबर, जब यहाँ पे सनस्पॉट्स जो है सन के ऊपर वो कम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें वार्म एंड ड्राई कंडीशंस जो है वो देखने को मिलती हैं। बट ये जो फाइंडिंग्स यहाँ पे जो बता रहे हैं सनस्पॉट्स जो होते हैं सोलर पे, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, दे आर नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, जो है वो सही नहीं है। ओके। तो एक और एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी है जिसे हम मिलानकोविच ऑसिलेशंस बोलते हैं, विच इन्फर साइकिल्स इन द वेरिएशन इन अर्थ ऑर्बिटल करेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो ये बोलते हैं कि जो अर्थ का ऑर्बिट करने का तरीका है, उसके जो फीचर्स ऑर्बिट करने के, उसी की वजह से भी यहाँ पे क्या होता है कि एक तरह से जो क्लाइमेट में चेंज हमें देखने को मिलता है। एंड ऑल दीज ऑल्टर द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन। एंड वो बोलते हैं कि इसकी वजह से जो इंसुलेशन धरती पे आती है, सपोज ये सन है, तो सन की जो इंसुलेशन यहाँ पे धरती पे आएगी, राइट, इसे आप धरती समझ लीजिए, ये सन है। तो जितने अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन यहाँ पे धरती पे आती है, फिर यहाँ से जो है वापस भी जाती है, तो उसमें भी जो है चेंज होते रहते हैं।
ओके दूसरा होता है वॉल्केनिज्म, राइट। वॉल्केनिज्म जो होता है इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड द अनदर कॉज फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो वॉल्केनिक इरप्शन जो है इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा एरोसोल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में जो है वो आ जाते हैं जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो ये जो एरोसोल्स है वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं काफी लंबे समय के लिए, जिसकी वजह से जो सन की रेडिएशन जो धरती पे पहुंचती है ना वो क्या होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। ओके सो आफ्टर द रिसेंट पिनाटोबा एंड एल्सियोन वोल्केनिक इरप्शंस, यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर जो था धरती का वो जो है कम हो गया था कुछ एक्सटेंट तक पिछले सालों के लिए। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट जो था यहाँ पे क्लाइमेट का इज द इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, राइट। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे धरती में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमें जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो देखने को मिल रही है। ओके तो अभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ही देख लेते हैं, सभी को पता भी होगा बट फिर भी जो है इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके प्रेजेंस की वजह से जो है एटमॉस्फेयर जो है एक तरह से ग्रीन हाउस के जैसे, जो है ग्रीन हाउस होता है, सपोज करो एक हाउस है, वो एक ग्रीन हाउस के जैसे बिहेव करता है। जो एटमॉस्फेयर है, राइट, जो एटमॉस्फेयर है जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, बट एब्जॉर्ब द वास्ट मेजोरिटी ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिटेड अपवार्ड द अर्थ सरफेस। ओके एंड जो गैसेज हैं जो यहाँ पे धरती पे होती है वो भी वो क्या करती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन को जो है यहाँ पे एब्जॉर्व कर लेती हैं, राइट। लॉन्ग वेव रेडिएशन आपको पता होगा कि जो वापस जा रही होती है रेडिएशन, ओके शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है वो यहाँ पे जो धरती पे आ रही होती है। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो वापस जा रही होती है, रेडिएशन जितनी अमाउंट ऑफ हीट वापस जा रही होती है, तो उसे भी जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है हमारी धरती पे उसे क्या कर लेती है, उसे ट्रैप कर लेती है, उसे वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से हमारी धरती में जो हीट है वो क्या होती जा रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है। ओके So the processes that warm the atmosphere are often collectively referred to as the greenhouse effect. Okay, तो ये जो processes है जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर हमारा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो इन्हें हम collectively ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बोल सकते हैं, राइट। सो जो टर्म है ग्रीन हाउस, राइट, तो ये कहाँ से डिराइव हुआ था, इट डिराइव फ्रॉम द एनालॉगी टू अ ग्रीन हाउस यूज्ड इन कोल्ड एरिया फॉर प्रिजर्विंग द हीट। तो कुछ कोल्ड एरियाज होते हैं वहां पे क्या करते हैं लोग घरों में एक तरह से जो है ना हीट को प्रिजर्व करने के लिए ग्रीन हाउसेस का यूज करते हैं। तो जो ये जो ग्रीन हाउस होता है वो एक ग्लास का बना होता है, जो ये जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, किसके लिए, जो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन होती है, राइट, जो कि अंदर आ रही होती है ना यहाँ पे सोलर की रेडिएशन, राइट, उसके लिए ट्रांसपेरेंट होता है, मीन इजीली जो है अंदर आ सकती है। बट जो रेडिएशन वापस जा रही होती है जिन्हें हम लॉन्ग वेव रेडिएशन बोलते हैं, उसके लिए जो है वो ओपेक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रेडिएशन को ये वापस नहीं जाने देता, तो अंदर ग्लास के अंदर क्या होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा जो है हीट बढ़ जाती है। सो द ग्लास देयरफॉर अलाउज इन मोर रेडिएशन एंड प्रिवेंट्स द लॉन्ग वेव रेडिएशन गोइंग आउटसाइड द ग्लास हाउस, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो होता है ग्लास हाउस के अंदर वो क्या हो जाता है, जो है गर्म हो जाता है देन द आउटसाइड। एक एग्जाम्पल भी देखते हैं, जब आप कार या फिर बस में बैठते हो समर्स के टाइम पे, जब विंडोज को हम क्लोज कर देते हैं तो आपको जो है अंदर सफोकेशन होती है, आप जो है अंदर ज्यादा गर्मी फील करते हो देन द आउटसाइड। एंड लाइकवाइज ड्यूरिंग द विंटर, जब यहाँ पे विंटर्स होती हैं, जो व्हीकल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें जिसके हम डोर्स को क्लोज कर देते हैं, तो विंडोज जो है यहाँ पे विंडोज एंड डोर्स को जब क्लोज कर देते हैं तो वो व्हीकल जो है अंदर से गर्म होता है देन द टेम्परेचर आउटसाइड। ओके तो ये जो है एक दूसरा एग्जाम्पल था ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ओके तो अभी बात करते हैं अबाउट दी ग्रीन हाउस गैसेस की कौन कौन सी होती हैं एंड उनका यहाँ पे धरती पे क्या काम है, क्या वो प्रोसेस करती हैं। सो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन हो गया, राइट। तो इनके लिए हम ये वर्ड्स डिनोट करते हैं CO2, CFC, CH4, N2O और O3। ओके सो सम अदर गैसेस जो है जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया NO, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CO, राइट, ये जो है इजीली रिएक्ट करती हैं विद द green house effect and affect their concentration in the atmosphere. So the effectiveness of any given greenhouse molecule will depend on the magnitude of its increase in its concentration and its lifetime in the atmosphere and the wavelength of radiation that it absorbs. So the chlorofluorocarbons जो है वो highly effective होती है, मीन वो कोई भी गैस जो है वो कितने लंबे समय तक जो है एटमॉस्फेयर में रहती है, कितने लंबे समय के लिए कोई गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रहती है, ये डिपेंड करता है कि वो जो गैस है कितनी हीट जो है वो
रेडिएट करेगी। अगर कोई गैस जो है वो ज़्यादा देर तक जो है यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में रह रही है तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रेडिएट करेगी। तो ओजोन जो है, जो यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है इन द स्ट्रेटोस्फेयर, जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है इन एब्जॉर्बिंग दी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, वो ज़्यादा जो है हीट को क्या करती है, एब्जॉर्व करती है, विच इज प्रेजेंट इन द लोअर टॉपोस्फेयर। So another important point to be noted is that more time the greenhouse gas molecule remain in the atmosphere, the longer it will take for Earth atmospheric system to recover from any change brought about by the later। जितना लंबे समय तक जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो है यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में रहेंगी, उतना ही जो है यहाँ पे धरती को अपना क्लाइमेट को चेंज करने में भी जो है बाद में टाइम लगेगा। सो लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन जो होता है ग्रीन हाउस गैसेस का इन एटमॉस्फेयर जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सो एमिशन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कहाँ से आता है, फॉसिल फ्यूल कंबशन से। जब हम यहाँ पे किसी भी फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, ऑयल, गैस या फिर कोल को। उसके अलावा जो है फॉरेस्ट एंड ओशंस जो है वहां पे भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम फॉरेस्ट को ही काट देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में वो बढ़ती जाएगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉरेस्ट यूज करते थे। ओके, सो द टाइम टेकन फॉर एटमॉस्फेरिक CO2 टू एडजस्ट, तो ये जो एडजस्ट होने में जो है टाइम लगेगा, 12 से 50 साल जो है इसे लग जाएंगे। जिसकी वजह से जो है अब क्या हो रहा है, 0.5% एनुअली जो टेम्परेचर है हमारी धरती का वो बढ़ता जा रहा है। एंड उसके अलावा जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो है हमारे क्लाइमेट जो है धरती का वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो ओजोन जो है वो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है, एंड यहाँ पे ये ऑक्सीजन को जो है ओजोन में कन्वर्ट करती है। ओके, तो बट ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो धरती की सरफेस पे जो है नहीं पहुंच पाती हैं, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि ओजोन लेयर जो है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि जो ओजोन है वो एंटार्क्टिका के ऊपर ही जो है इकट्ठी होती जा रही है, एंड इसे हम जो है ओजोन होल भी बोल सकते हैं। द डिप्लेशन ऑफ ओजोन कंसेंट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में जो है ओजोन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो ओजोन होल इसे बोला जा सकता है। एंड जिसकी वजह से अब ये होल आ जाएगा तो हमारे ट्रोपोस्फेयर को भी जो है ओजोन लेयर क्या करेगी, पास करेगी, हमारी धरती पे आ जाएगी, जिसकी वजह से ये हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए जो है सही नहीं है। सो हाउएवर इंटरनेशनल एफर्ट्स जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं, एंड सो डैट की ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशंस है उसे कम किया जा सके। सबसे इम्पोर्टेंट वन है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में जो है इसे स्टार्ट किया गया था। ओके, तो ये इफेक्ट में 2005 में आया था। 141 नेशंस ने जो है इसे रेटिफाई किया था, साइन किया था कि हाँ हम जो है कंट्री लेवल पे, अपनी कंट्री लेवल पे जो है ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशंस है वो क्या करेंगे, कम करेंगे। ओके, तो 35 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जो है उन्हें बाउंड करता है क्योटो प्रोटोकॉल, कि जो है 2012 तक जो है इन्होंने अपने 5% जो है कम करनी थी एमिशंस को। एंड जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है इन दी कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर बे इन लॉन्ग रन वार्म ऑफ द अर्थ। ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, तो इन्हें कम करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड हमारी जो धरती है वो गर्म होती जा रही है। ओके, तो जब ग्लोबल वार्मिंग जो है सेट हो गया अगर हमारी धरती पे, तो इसे फिर रिवर्स करना जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड नेवरदलेस जो एडवर्स इफेक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो हमारी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को भी क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। हमारी धरती गर्म होती जा रही है, तो हमारे जो ग्लेशियर्स है वो पिघलती जा रही हैं। तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, वो पानी कहाँ पे जाएगा, समुद्र में जाएगा। कोस्टल एरियाज के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें प्रॉब्लम्स होगी वहां पे। ओके, फ्लड्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट होंगे। तो एक सीरियस कंसर्न है पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी के लिए, राइट। एंड एफर्ट्स हैज बीन जो है बीन इनिशिएटेड टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस एंड टूवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग, की इस ट्रेंड को जो है हमें खत्म करना है। काफी सारे जो है एफर्ट्स यहाँ पे किए गए हैं। सो लेट अस होप द वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो इस चैलेंज को रिस्पॉन्ड करेगी, राइट। कंट्रीज तो कोशिश कर रही हैं, जो आम लोग हैं उन्हें भी कोशिश करनी होगी, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। एंड वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो लेट अस लुक एट हाउ मच द प्लेनेट हैज वार्म्ड अप फ्रॉम द टेम्परेचर रिकॉर्ड्स। देखते कि कितना ज्यादा जो है पुराने समय से कितना धरती जो है वो गर्म हो चुकी है। So the annual average near surface air temperature of the world is approximately 14 डिग्री सेल्सियस। जो एनुअल एवरेज यहाँ पे सरफेस के पास रहता है ना टेम्परेचर, वो रहता है कितना, 14 डिग्री सेल्सियस।
सो अब क्या है, द इंक्रीजिंग ट्रेंड इन टेम्परेचर वाज डिसर्नेबल इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में जो है ट्रेंड जो है टेम्परेचर का वो बढ़ता ही जा रहा है। ओके, जो ग्रेटेस्ट वार्मिंग है 20th सेंचुरी की वाज ड्यूरिंग द टू पीरियड 1901 से लेके 44 और 1977 से लेके 99 के बीच में जो है वार्मिंग हमें इस पीरियड में देखने को मिलेगी। तो जो ग्लोबल टेम्परेचर जो था वो 0.4 डिग्री सेल्सियस जो है पूरे वर्ल्ड का जो है वो एक तरह से इंक्रीज हुआ था। हाउएवर स्लाइट कूलिंग पीरियड भी हमें देखने को मिला था, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अब जो ग्लोबली एवरेज एनुअल मीन टेम्परेचर जो था एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी जो है वो कितना था, 0.6 डिग्री सेल्सियस अबव द रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। एंड जो 7 वार्मेस्ट ईयर जो थे 1856 से लेकर 2000 के बीच में जो है वो लास्ट डिकेड्स में जो है एक तरह से रिकॉर्ड हुए थे। तो 1998 का जो ईयर था वो वार्मेस्ट ईयर था, प्रोबेबली नॉट ओनली फॉर द 20th सेंचुरी बट ऑल्सो फॉर द होल मिलेनियम। कहते हैं कि सबसे ज्यादा पूरे मिलेनियम से भी जो है ये गर्म ईयर था 1998। ओके, so with this we have completed the chapter number 12 and we'll start a new chapter in our next video। and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।